नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड का विलयन जो चैप्टर है, जिसका नाम है दूसरा चैप्टर नाम है विलयन, जो कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है विलयन। इस विलयन में हम लोग कोर क्वेश्चंस मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? कोर क्वेश्चन मतलब होता है कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में कई बार आए हुए हैं और वो क्वेश्चंस कई तरह से रिपीट होकर के आया हुआ है। तो कई तरह से जब रिपीट होकर के आया हुआ है तो उसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है, और जब कन्फ्यूजन हो जाती है तो हो जाती है समस्या। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चंस को 3 बार 3 तरीके से यूपी बोर्ड पूछा हुआ है। 2016, 9 और 8 में क्वेश्चंस पूछा हुआ था, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, परिभाषित कीजिए। तो राउल्ट्स का नियम क्या था और ये अवाष्पशील विलेय पर ही लागू क्यों होता है, और ये वाष्प दाब अवनमन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2018, 12 और 8 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इनकी सीमाएं लिखिए। तो राउल्ट्स के नियम की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमियां थीं या क्या क्या सीमाएं थीं, इसके बारे में पूछा हुआ है 2018, 12 और 8 में। तीसरी बार जो क्वेश्चंस जो अभी लास्ट ईयर पूछा था 2022 में, विलेय के वाष्प दाब और मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के मध्य संबंध बताइए। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस एक ही हैं, लेकिन इनको पूछने का जो तरीका था यूपी बोर्ड का वो बिल्कुल अलग अलग था। इसके कारण जो है विद्यार्थियों को समस्या होने लगती है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि राउल्ट्स का नियम क्या था, राउल्ट्स का नियम क्या बताता है, और राउल्ट्स के नियम में वाष्प दाब अवनमन किस प्रकार से विलेय के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। तो आइए दोस्तों, लेट ना करते हुए इन तीनों क्वेश्चंस को बिल्कुल डीपली और कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे कि वाष्प दाब अवनमन नियम है क्या। आइए डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी और पेन लेकर के नोट कर लीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हटाते हैं हम पहले। अब हटाएंगे तो इस पर अब हम लोग राउल्ट्स के नियम पर चर्चा करेंगे। तो राउल्ट्स का नियम कहता क्या है पहले हम समझेंगे। उससे पहले हम राउल्ट्स का नियम समझ लें। राउल्ट्स नियम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स का नियम क्या कहता है, राउल्ट्स का नियम क्या बताया? तो राउल्ट्स का नियम बताता है कि विलेय जो होता है, राउल्ट्स का नियम साफ साफ मुद्दे पर अगर हम आए तो राउल्ट्स का नियम बताता है वाष्प दाब और मोल प्रभाज के मध्य संबंध। क्या बताने के लिए आया था? वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के मध्य संबंध। राउल्ट का नियम जो आया था वो आया हुआ था विलेय का जो वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच में जो संबंध है। तो विलेय के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच संबंध को बताने के लिए राउल्ट्स का नियम आया था। अब ये जो वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच में संबंध था जो राउल्ट्स साहब के द्वारा लाया गया, ये क्या कहा गया? तो वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच में जब संबंध निकाला गया तो राउल्ट्स ने क्या बताया? राउल्ट्स के नियम के अनुसार किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है, ये P विलयन का वाष्प दाब है, इसको ध्यान रखना है। P क्या है? तो विलयन का वाष्प दाब।
तो राउल्स के नियम के अनुसार विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब पी नॉट मतलब विलायक और पी मतलब विलयन का वाष्प दाब। तो राउल्स के नियम के अनुसार विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब और विलायक के ही मोल प्रभाज, ये विलायक, ये मोल प्रभाज का सिंबल है, इसे हम बोलते हैं जीटा। तो राउल्स का नियम क्या बताया? राउल्स का नियम बताया कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब और उसी विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे इसको। तो राउल्स के नियम के अनुसार किसी भी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से समझ लीजिए। अब मैटर ये आया कि जब राउल्स के नियम के अनुसार पता चल रहा है किसी भी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है, तो अब हम समझेंगे जब हम दो विलयन के लिए निकालते हैं दृक विलयन। दृक विलयन मतलब उसमें दो घटक होंगे और जानते हैं विलयन में दो घटक होता है, एक जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग विलायक, और जो कम मात्रा में होते हैं हम क्या कहते हैं विलेय। तो द्विविलयन में या दृक विलयन में मोल प्रभाज जो विलेय है, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का जो मोल प्रभाज होता है, विलेय और विलायक किसी भी विलयन में विलेय का जो मोल प्रभाज होगा और विलायक का जो मोल प्रभाज होगा इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा एक होता है। थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे हम कहें एक विलयन है उसमें कुल 100 मोल है, 100 मोल है। अब 100 मोल में कहा गया कि 25 मोल है विलेय के और जो है उसमें 75 मोल है किसके, आप बता सकते हैं विलायक के। तो पूछा जाए कि इसका बताइए इसका मोल प्रभाज कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 और 75 100 और बटे 100 इक्वल टू कितना आया 1। तो हमेशा यह ध्यान रखना होता है किसी भी दृक विलयन के लिए विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो एक होता है। तो अब हम यहाँ से इस जो विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग एक है, यहाँ से हम विलायक को निकालेंगे। जैसे ही हम विलायक इधर लेकर के आएंगे तो विलायक का जो मोल प्रभाज है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 और ये प्लस में था उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा मोल प्रभाज हो जाएगा विलेय। जैसे ही विलेय का मोल प्रभाज हुआ हम इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लिए समीकरण 1 और उस वाले को हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम देखिए इसको हम मान लिए समीकरण 2, तो समीकरण 2 को जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी P बराबर क्या लिखेंगे P नॉट, फिर लिखेंगे हम मोल प्रभाज जो विलायक है इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस मोल प्रभाज विलेय, तो लिख देंगे 1 माइनस मोल प्रभाज विलेय। अब 1 माइनस मोल प्रभाज जब विलेय लिख दिए तो फिर हम अगर इस P को इधर लेके आए तो P बटे क्या हो जाएगा P नॉट इक्वल टू 1 माइनस मोल प्रभाज विलेय। इतने तक तो किसी को दिक्कत कुछ नहीं होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम 1 को इस तरफ लेके आए तो हो जाएगा 1 माइनस P बटे P नॉट इक्वल टू मोल प्रभाज विलेय। अब हमको यहां से समझना होगा,
जब 1 माइनस पी बटे पी नाट इक्वल टू मोल प्रभाज विलेय आ गया, तो यदि हम इसको और अच्छे से देखें तो जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा पी नाट माइनस पी बटे पी नाट इक्वल टू मोल प्रभाज विलेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको समझना होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, पी नाट माइनस पी बटे पी नाट इक्वल टू मोल प्रभाज विलेय। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा जो पी नाट माइनस पी बटे पी नाट लिखा हुआ है, ये वैल्यू हमको क्या बताई? ये वैल्यू हमको बताती है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को। किसको प्रदर्शित करता है? पी नाट माइनस पी बटे पी नाट, ये वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को बताता है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को बताता है पी नाट माइनस पी बटे पी नाट। वहीं पर अगर हम पूछें पी नाट माइनस पी किसको बताया, तो पी नाट माइनस पी बताता है वाष्प दाब के अवनमन को। वाष्प दाब के अवनमन को, तो पी नाट माइनस पी वाष्प दाब के अवनमन को बताता है और पी नाट माइनस पी बटे पी नाट वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को बताता है। अगर हम पूछे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन किसके मोल प्रभाज के बराबर हुआ है, तो आप बताएंगे विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये राउल्ट्स का नियम क्या बताया था? राउल्ट्स का नियम वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच संबंध को बताने के लिए आया हुआ था। इस नियम के अनुसार किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब और उसी के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी द्विक विलयन के लिए हम जब विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाजों का योग करते हैं तो 1 आता है। इस प्रकार से हम विलायक बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस मोल प्रभाज विलेय। अब हमको जो मोल प्रभाज विलायक बराबर इतना मिला हुआ है तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो मिल जाएगा P बराबर P नाट 1 माइनस मोल प्रभाज विलेय। फिर हम क्या किए, इस पी नाट को इधर लाए तो P बटे पी नाट इक्वल टू 1 माइनस मोल प्रभाज विलेय। फिर 1 को इधर लेके आए तो 1 माइनस पी बटे पी नाट इक्वल टू मोल प्रभाज विलेय। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको मिल गया पी नाट माइनस पी बटे पी नाट इक्वल टू मोल प्रभाज विलेय। जहाँ पी नाट माइनस पी बटे पी नाट क्या था हमारा, तो आप बताएंगे सर ये वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन है और पी नाट माइनस पी क्या है, तो वाष्प दाब का अवनमन है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? तो वाष्प दाब का अवनमन मतलब होता है वाष्प दाब में आई कमी। वाष्प दाब में आई कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो वाष्प दाब में कमी आई कैसे, मैटर फंस गया। तो वाष्प दाब में कमी कब आएगी? जब हम क्या करते हैं, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या है कि एक कोई जल है, उस जल में हम क्या करते हैं, चीनी मिला दिए। तो जैसे ही चीनी मिलाएंगे तो उस जल का जो वाष्प दाब होगा गर्म करने पर वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 कंटेनर लेते हैं, दोनों कंटेनर यहाँ पर रखे हुए हैं, एक है हमारा विलायक का और एक है हमारा विलयन का। तो पूछा जाए आपसे ज़्यादा वाष्प कहाँ बनेगी, तो आप बताएंगे सर ज़्यादा वाष्प बनेगी विलायक वाले में। जैसे ही गर्म करेंगे सभी विलायक के कण जो हैं ऊपर वाष्प के रूप में उड़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब इसी विलायक में आप कैसे विलेय कण मिलाने स्टार्ट कर दिए, अवाष्पशील विलेय के कण मिलाना स्टार्ट किए,
जैसे ही आपने विलायक में अवाष्पशील विलेय कण मिलाना स्टार्ट किए, तुरंत इस विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जब विलायक के वाष्प दाब में आ जाती है कमी, तो उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब के अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन कैसे होगा? वाष्प दाब का अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो विलायक की वाष्प दाब में जो कमी आई उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मिला। क्या? अवाष्पशील विलेय के अणु जैसे जैसे आप मिलाते गए वैसे वैसे विलायक के वाष्प दाब में कमी आती चली गई। इसका मतलब वाष्प दाब का जो अवनमन या वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, बिल्कुल ध्यान समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है या वाष्प दाब का जो अवनमन है, ये किस पर निर्भर कर रहा है या वाष्प दाब का अवनमन किस पर निर्भर किया? तो वाष्प दाब का अवनमन निर्भर किया हुआ है अवाष्पशील विलेय के अणु पर। तो हम यही तो बताना चाहते हैं, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो एक कैसा गुणधर्म है? तो आप बताएंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म मतलब क्या होता है? अणुओं की संख्या से उत्पन्न होने वाला गुण। अणुओं की संख्या से उत्पन्न होने वाला गुण, तो अणुओं की संख्या से कैसे उत्पन्न हुआ गुण ये? तो आप बताएंगे विलेय के अणु की संख्या से। विलेय के अणु की संख्या से उत्पन्न होने वाला गुण हमारा अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि ये विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जितना अधिक आप क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय के अणु मिलाते चले जाएंगे, उतना अधिक क्या होगा, उस विलायक का वाष्प दाब कम होता चला जाएगा। तो आप ये समझिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म क्यों है? तो बताएंगे यह विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है। जितना अधिक विलेय के अणु मिलेंगे विलायक में, उतना अधिक उस विलायक का वाष्प दाब कम होता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अणुसंख्य गुणधर्म हमेशा विलेय के अणु की संख्या पर बताता है, ना कि उसके प्रकृति पर। मतलब अणुसंख्य गुणधर्म कभी भी विलेय के अणुओं की संख्या पर ही हमेशा बताएगा, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो हमेशा किस पर निर्भर करेगा? तो विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करेगा, न कि उसके प्रकृति पर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये आपका यूपी बोर्ड का राउल्ट्स का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट्स के नियम में हम क्या क्या पढ़े? राउल्ट्स का नियम बताया कि वाष्प दाब और मोल प्रभाज एक दूसरे से कैसे संबंध रखे, और वो मोल प्रभाज आपको दिखा विलायक का। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राउल्ट्स के नियम कहाँ कहाँ लागू होगा, सीमाएं। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि राउल्ट्स के नियम की सीमाएं भी बताइए। मतलब राउल्ट्स का नियम कौन कौन से विलयन पर लागू हो सकता है? तो राउल्ट्स का नियम अगर लागू होगा तो तन विलयन पर लागू होता है। सांद्र विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम नहीं आया था। राउल्ट्स का नियम हमेशा तन विलयन पर ही लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। सांद्र विलयन पर इसलिए नहीं लागू होता क्योंकि जब अधिक हो जाएंगे पदार्थ तो क्या हो जाएगा, वो विचलन करना स्टार्ट कर देंगे और राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो पहला नंबर, राउल्ट्स का नियम हमेशा तन विलयन पर लागू होगा। दूसरा नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स का नियम किस प्रकार के पदार्थों के लिए आया था? तो अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट्स का नियम आया था। अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए ही राउल्ट्स का नियम आया था। तीसरा नंबर, यह आयनिक विलयन पर लागू नहीं होगा। मतलब राउल्ट्स का नियम आयनिक विलयनों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आयन बनेंगे तो कहां से निकलेगा वाष्प?
या बोल सकते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य जो विलयन होगा उस पर राउल्स का नियम लागू नहीं होगा। अगला नंबर हमारा जो यहाँ पर अगर हम बोलें तो राउल्स का नियम उन पदार्थों पर नहीं लागू होगा जो विलयन में तो आए लेकिन वो कैसे हो गए, संगुणित हो गए। संगुणित मतलब विलयन में जैसे ही डाले आपस में एक दूसरे से इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिए। जब इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिए तो वाष्प बनेगा ही नहीं। तो राउल्स के नियम की 4 सीमाएं देखिए। पहला नंबर ये तन विलयन पर लागू होगा और ये अवाष्पशील विलय के लिए आया हुआ था। तीसरा नंबर ये प्रबल वैद्युत अपघट्य विलयन या आयनिक विलयन पर लागू नहीं होगा। और चौथा नंबर है कि राउल्स के नियम उन पदार्थों पर लागू नहीं होगा जिसको विलयन में डाले तो वो संगुणित हो जाए। इस प्रकार से दोस्तों ये राउल्स का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने नोट्स में अच्छी तरीके से जैसे जैसे हमने बताया आप उसी प्रकार से लिख लीजिए। और आपको किसी प्रकार का अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।